गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज चेक आ रही है ना? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार जल्दी से, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में। आप सभी लोग जानते हैं कि दोपहर 3 बजे वाईफाई स्टूडियोज और रात 8 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर मेरी क्लासेस आपको नजर आएंगी। दोनों ही क्लासेस में मेरा बेसिकली ये टारगेट रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको दिया जा सकता है आपके आने वाली हर परीक्षा के लिए, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार पीसीएस का एग्जाम हो। सर देखिए, जब मैं ग्रुप डी और बिहार पीसीएस एक साथ बोलता हूँ ना, तो विद्यार्थी का कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट ये रहेगा कि यार, जो ग्रुप डी की भी तैयारी करवा रहे हैं वो बीपीएससी आपको कैसे क्वालिफाई करा सकते हैं। सर मुझे किसी और का तो नहीं पता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद को लेकर हमेशा हर चीज में श्योर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो भाई, उतना ज्ञान उतनी नॉलेज मेरे पास है कि मैं इजीली आपको उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा सकता हूँ। अगर नहीं करा सकता हूँ तो मैं पहले ही हाथ पीछे खींच लूंगा। जैसे विद्यार्थी बोलते हैं सर डी ट्रिपल एस बी, तो मैं बोलता हूँ उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, ऑफ द लीग आपको जाना पड़ेगा। जैसे केवीएस के एग्जाम की हम बात करें, एलडीसी यूडीसी वाली, या फिर एनवीएस नवोदय विद्यालय के बारे में हम बात करें, एनवीएस और यूडीसी और एलडीसी वाली वैकेंसीज के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक आपको जाना पड़ेगा। मगर बाकी जितने भी एग्जाम्स रहेंगे उन सभी एग्जाम्स की तैयारी मैं आपको बहुत आसानी से करा सकता हूँ। बेसिकली उसमें मैं आपको तैयारी करा सकता हूँ करंट अफेयर की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके की। इकोनॉमिक्स को मैं जल्दी से टच नहीं करता हूँ, मगर हाँ, अगर आप बोलेंगे तो इकोनॉमिक्स के भी जितने भी सवाल होंगे जिसकी भी डिटेल आपको समझाई जा सकती है, मैं उन चीज़ों को जरूर छेड़ूंगा और वो सभी चीज़ें आपको समझा दूंगा। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए, आपके सामने जनरल स्टडीज लिखा हुआ है, मगर जनरल स्टडीज के साथ साथ मैं जनरल नॉलेज को भी करवाने में बिलीव करता हूँ। तो आप इसके साथ साथ यहाँ पर जीके भी लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, आवाज आप सभी लोगों को आ रही होगी, उम्मीद करूंगा ठीक से आ रही होगी। आकाश जी, नूरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप आराम से तैयारी कीजिए जम्मू कश्मीर जे के डबल एस बी की, मेरे को कोई इशू नहीं है। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बैच है सफलता बैच, जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए है। 8 दिसंबर 2021 को ये बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप चाहते हैं इसमें एनरोलमेंट करना तो ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपेट करते टाइम या फिर परचेज करते टाइम यूज कीजिएगा मेरा कोड CM10। साथ साथ ये है आज का डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई डाउट है, जैसे कोई डाउट अगर मैं ही आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपका डाउट है एडल्ट फ्रेंचाइजी को लेकर, कि भाई ये एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे वयस्क मत अधिकार, कि भाई ये वयस्क मत अधिकार या फिर ये वयस्क, ये जो वयस्क मत अधिकार है ये क्या है, ये जो वयस्क मत अधिकार है ये क्या है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का सवाल आपके दिमाग में यदि भी आता है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। स्क्रीन मतलब स्क्रीन को कैप्चर कीजिए, शॉट लीजिए जो भी डाउट है आपका, और उसे अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन पे इस प्रोसेस के माध्यम से अपलोड कर दीजिए। आपको जवाब मिल जाएगा आपके सवाल का। साथ साथ ये है रेज योर हैंड, चलती हुई क्लास में अगर आपका डाउट आता है अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, तो वहां से अपना ये वाला डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये है अन अकेडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। मैं आपको ये बोलूंगा कि आज से पहले आपने अगर इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका पर्सनल प्रोस्पेक्टिव बनता है। मगर हाँ, इस बार जो 12 दिसंबर 2021 को करवाया जाना है दोपहर 12 बजे, फ्री टेस्ट है अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। इसमें 50 जो सवाल इस बार पूछे जाएंगे वो जीके और करंट अफेयर्स के होंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है इस बार जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, अन्य भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं अपकमिंग जो आपके होने वाले हैं। बस ध्यान रखना, पार्टिसिपेट करते टाइम वो आपसे कोड मांगेगा, फ्री है बिल्कुल, CM10 वहाँ पे कोड डाल देना ताकि आप इजीली पार्टिसिपेट कर पाए। साथ साथ ये है अन अकेडमी के द्वारा लॉन्च किए गए एसएससी कैटेगरी के कोर्सेज 7800 रुपए में आपको 24 महीने पढ़ने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाए तो यूज कीजिए मेरा कोड CM10, वहां पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ साथ आप प्रति माह के माध्यम से पर मंथ पे भी इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। 6500 12 मंथ्स के लिए,
इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मोनू सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, मजामत छो, सभी को बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। चलिए अब खोलते हैं किताब, किताब के पहले पन्ने को पलटते हुए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कुछ इस प्रकार से है, दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन, अर्थ सर ये पृथ्वी वाले अर्थ की बात कर रहा है, हिंदी वाले अनुवाद वाले अर्थ की बात नहीं कर रहा। अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? जो दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सवाल यहाँ पर यह है, अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस और इन विच प्लेस? सवाल ये है, ऑप्शन है शिमला, देहरादून, कानपुर या फिर गोरखपुर। ऑप्शन शिमला, देहरादून, कानपुर या फिर गोरखपुर। साथ साथ एक सवाल और बनेगा कि सर ब्रॉडकास्टिंग जो मंत्रालय संभाल रहे हैं इस टाइम पे उनका नाम क्या है? ब्रॉडकास्टिंग जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो संभाल रहे हैं उनका नाम क्या है? ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर कौन है इस समय हमारे टाइम के, इस समय के, मौजूदा समय के? एक सवाल ये बनेगा और एक दो सवाल सर और बन सकते हैं अगर हम क्वेश्चन को कहीं ना कहीं और गहराई से समझने की कोशिश करें। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि एक राज्य है, राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, एक राज्य है, राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की आपको दो राजधानियां, दो कैपिटल्स नजर आएंगी। दो राजधानियां कौन कौन सी हैं वो? सर एक कैपिटल आपको नजर आएगी शिमला, एक राजधानी आपको शिमला नजर आएगी और एक राजधानी आपको धर्मशाला नजर आएगी, एक राजधानी आपको धर्मशाला नजर आएगी। साथ साथ एक सवाल और बन सकता है कि भारत का वो पहला कौन सा राज्य है जो 100% वैक्सीनेटेड हो गया है, 100% वैक्सीनेशन वहां पे लगा दी गई है 18 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को या फिर 18 वर्ष वाले लोगों को? तो उस सवाल का जवाब भी हिमाचल प्रदेश है। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? तो जयराम ठाकुर मिलेंगे यहाँ पर आपको बैठे हुए, जयराम ठाकुर यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे। ये जो इनॉग्रेशन है उस इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक सवाल यहाँ वहां से और बनेगा, योगी जी का रियल नेम क्या है? इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, योगी जी का रियल नेम क्या है, योगी आदित्यनाथ जी का असली नाम क्या है? सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से, क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से, दो तीन काम आपके सामने बस रहते हैं उनको पूरा कर लिया कीजिए, फिर एक बार जल्दी से जुड़ जाया कीजिए क्लास को लेने के लिए। सवाल का सही जवाब गोरखपुर है, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। योगी आदित्यनाथ जी साथ में थे और एक व्यक्ति और था जो था ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो भाई अनुराग ठाकुर वाला सवाल भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं कि अनुराग ठाकुर वाला सवाल भी आपसे पूछ लिया जाए। सवाल का सही जवाब अगर हम बात करें गोरखपुर है। इनॉग्रेशन में कौन कौन था? तो ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर थे हमारे जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। के अनुराग ठाकुर ही हमारे खेल मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं, खेल मंत्रालय भी यही संभाल रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए रेलवे का एग्जाम देने गए, वहां पे सवाल पूछ गया कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा खेल मंत्रालय जो संभाल रहे हैं वो अनुराग ठाकुर है। योगी आदित्यनाथ जी का रियल नेम मुझे बता दीजिए, एक सवाल ये छोड़ दिया। 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य आपने देख लिया, इसके साथ साथ देहरादून, और अगर हम बात करें गैरसन की तो ये दोनों राजधानियां कहाँ की रहेंगी? उत्तराखंड, यूके की ये दोनों राजधानियां रहेंगी। इसके अलावा अगर आप यूके ही चले गए पूरा का पूरा, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में तो बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, जैसे मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है। एक सवाल आपसे चलिए बेसिक सा पूछने की कोशिश करता हूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के पीएम कौन थे? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं लगाता हूं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच सिटी इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस एज द मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट? अगर आप लोगों ने कभी वैष्णो देवी की यात्रा करी है या फिर आप उत्तराखंड की साइड गए हैं तो आपको ये रोप सर्विस के बारे में पता होगा, रोपवे सर्विस के बारे में पता होगा। वो बांध के, मतलब वो रस्सी बांध रखी होती है, उसमें वो लिफ्ट सी लटका देते हैं ना, वो रास्ता होता है ट्रैवल करने के लिए, आपको इधर उधर वादियां नजर आएंगी, तो वही रोपवे सर्विस की वो बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है, कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम के रूप में रोपवे सेवाओं का शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने की तैयारी कर रहा है? देखिए हमने ट्रेवल के लिए आज तक मतलब छोटे ट्रेवल के लिए तो आप देख रहे हैं कि भाई इस्तेमाल करे जा रहा है,
मगर पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में जो भारत का पहला शहर बनने जा रहा है, उस शहर का नाम क्या है? सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन है नोएडा, कानपुर, वाराणसी या फिर लखनऊ। आप देख सकते हैं दोबारा एक सवाल में कहीं ना कहीं दोबारा से आपको उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। सवाल का जवाब क्या रहेगा? फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, बेसिक सवाल है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई लेवल की तुम्हें नॉलेज होने की जरूरत है। जैसे आज दोपहर वाली क्लास में वो कहानी सुनाई थी आपको, ब्रिटेन वाली, याद होगा कि भाई भारत में तो पुर्तगाली राज कर रहे थे, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कुछ बिजनेसमैन जो लोग थे ब्रिटेन में उनके द्वारा करवाई गई थी। और उन बिजनेसमैन का ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि आप एक नए सी रूट की खोज करें। तो एक नए सी रूट की खोज करने के लिए बोला गया, रशिया के लिए भी और भारत के लिए भी। तो रशिया 3 शिप रवाना की गई थी, 3 समुद्र की शिपों को रवाना किया गया था, और उसमें से 2 शिपें जो थी वो रास्ते में ही जम गई थी। एक शिप रशिया पहुंची, रशिया के राजा से वहां जाके मुलाकात की, उसके बाद उससे परमिशन ली, उसे वहां से डॉक्यूमेंट साइन करा के लाए व्यापार का, कि व्यापार कर सकते हैं। फिर वापस आए ब्रिटेन आके फिर वहां के राजा रानी से साइन करवाए और रशिया के साथ व्यापार शुरू कर दिया। इसके साथ साथ एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा आज इस क्लास में। आप सभी लोगों को याद होगा कि सूरत में जब ब्रिटेन ने जब सूरत में अपना एक कारखाना फैक्ट्री लगाई थी, उस समय भारत के जो मुगलों में जो बादशाह था वो बादशाह कौन सा था? चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। ब्रिटेन ने जब सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, ब्रिटेन ने जब सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, उस समय भारत में मुगलों का जो बादशाह था कौन संभाल रहा था उस टाइम? इसके अलावा वो मसूलीपट्टनम वाला सवाल भी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि भाई मुगलों की जो पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में लगी, सूरत में लगी। इसके पीछे क्या कन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे क्या सवाल है, इसके पीछे क्या दिक्कत है, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। पहले मुझे ये बताइए कि सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई या मसूलीपट्टनम में लगाई, इसका जवाब भी देने की कोशिश कीजिए। साथ साथ इस सवाल का जवाब लीजिए। सवाल का सही जवाब वाराणसी है। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। 2 सवाल आपने देखे, दोनों के दोनों सवाल किससे संबंधित हो गए? संजय कुमार यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। जहांगीर, बहुत बढ़िया। उस समय आपको कौन मिलेगा? जहांगीर मिलेगा उस समय। ये सवाल याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जहांगीर आपको उस समय मिलेगा। इसका विरोध भी किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, और कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट भी हुआ, लड़ाई भी हुई। मगर ब्रिटेन ये बात जानता था कि ब्रिटेन की जो सेना है ना, जो नेवी है, नेवी की बात कर रहा हूँ मैं, पानी वाली सेना की बात कर रहा हूँ, जो नेवी है वो बहुत मजबूत है पुर्तगाल के कंपैरिजन। ऐसा कैसे उसे पता चला? तो उसने एक स्पेन से लड़ाई लड़ी थी। कौन सी वाली? समुद्री लड़ाई लड़ी थी, नेवी वाली लड़ाई लड़ी थी ब्रिटेन ने स्पेन से। और स्पेन की मदद पुर्तगाल भी कर रहा था, तब भी ब्रिटेन की जीत हुई थी। और ये बात ब्रिटेन जानता था कि इनको खदेड़ने में आसानी होगी, कोई डर की बात नहीं है। तो ये चीज भी याद रखना। सवाल का सही जवाब वाराणसी है। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, ब्रिटेन और सूरत के कंपैरिजन वाला जो सवाल मैंने आपसे पूछा है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं इस प्रकार से। होम मिनिस्टर लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मां शकुंबरी विश्वविद्यालय इन विच सिटी? गृह मंत्री ने किस शहर में मां शकुंबरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ये सवाल कुछ ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट चांसेस बनेंगे आपके एग्जाम में आने के। चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तुम लोगों को भी तो बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं रिवीजन लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे कि 4-4, 5-5 घंटे की एक आधी मैराथन भी लेकर आए बीच बीच में आप लोगों के लिए, ताकि वहां से भी आपको पढ़ने में आसानी मिले। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इस बार भी आप देख सकते हैं ऑप्शन में अयोध्या, सोनीपत, सहारनपुर और लखनऊ। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। होम मिनिस्टर आप सभी लोग जानते हैं भारत के मौजूदा समय में कौन है? तो भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जो है उनका नाम है अमित शाह। इसके साथ साथ पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे, होम मिनिस्टर कौन थे? तो उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब के बारे में हमने चर्चा करी है अच्छे से। सरदार पटेल को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। और अगर हम बोले कि भाई लोहे और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो बिस्मार्क के द्वारा। और इतिहास के पन्नों को अगर उठा के हम पढ़े और वहां हम लोहे और रक्त की नीति के बारे में बात करें, तो बलबन मिलेगा इस नीति को अपनाते हुए। बलबन ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया था 1266 से लेकर 1287 तक। ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक साथ रिवाइज हो जाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आयरन अगर बोला जाए, लोहा की नीति बोला जाए, तो वो किसके द्वारा अपनाई गई? सरदार पटेल के द्वारा। रक्त और लोहे की नीति की बात करें तो बिस्मार्क, और सबसे पहले अगर बात करें तो बलबन। और बलबन दिल्ली सल्तनत पे कब राज कर रहा था? तो बलबन दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहा था 1266 से लेकर 1287 तक।
इस सवाल का सही जवाब सहारनपुर है। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ये है इस सवाल का सही जवाब। सवाल को अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। मां शकुंभरी विश्वविद्यालय की जो फाउंडेशन स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन का अर्थ रहता है कि भाई नींव का पत्थर रखा गया है कहां पर, तो आप जवाब देंगे सहारनपुर। और ये सहारनपुर कहाँ मौजूद आपको नजर आएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी में आपको ये नजर आएगा। अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है। साथ साथ सरदार पटेल से संबंधित भी 4 सवाल आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिए। साथ साथ सरदार पटेल से संबंधित भी 4 सवाल आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिए। एक सवाल और बनता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए थोड़े अच्छे पेपर में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बिहार पीसीएस के लिए भी कहीं ना कहीं मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ, तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, भारत ने जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उन्हें किन देश से उधार लिया है? तो आप जवाब देंगे कि भारत ने जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उन्हें अमेरिका के संविधान से उधार लिया है। अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें तो अमेरिका का संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें कुल 4 महीने लगे थे। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान आपको मिलेगा। अगर ऑफिशियल रूप में आप जाएंगे तो उसमें केवल आपको 7 पन्ने ही नजर आएंगे। और अब तक कुल मिला के मेरे ख्याल से 150 पौने 200 सालों में कुल मिला के उसमें अभी तक 27 संविधान संशोधन ही हुए हैं। ठीक है, अमेरिका का संविधान कठोर नजर आएगा, मगर जब अमेरिका का संविधान बनाया गया था तो उसमें फंडामेंटल राइट्स मौजूद नहीं थे। संविधान संशोधन करवाए गए और 1791 में वहां पर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में ये सरदार पटेल व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने कहा था कि भारत जैसे ही आजाद होगा तो भारत के लोगों को कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ेगी, फंडामेंटल राइट्स की जरूरत पड़ेगी। और आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि भारत का जो संविधान है उसका मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मसौदा, मसौदा मतलब ड्राफ्ट, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट आप सभी लोग जानते होंगे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे उनके द्वारा ही तैयार किया गया। उनका नाम था बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा ही मसौदा तैयार किया गया है। किसका मसौदा? तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मसौदा। मगर अगर सवाल एग्जाम में ये पूछ लिया जाए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया गया है पंडित नेहरू के द्वारा, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। दीपक कुमार जी नमस्कार। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच सिटी ऑफ इंडिया? प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम त्योहार भारत में किस शहर में मनाया जाता है? ऑप्शन है गुवाहाटी, नैनीताल, शिलोंग या फिर देहरादून। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर तक आप जवाब दे पाएंगे इजीली, मगर उसके आगे भी मैंने पूछा सवाल, और उसके आगे वाला जो सवाल है ना वो थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम ये तो जानते हैं, ये सभी ही जानते हैं। देखिए मैं तभी बोल रहा हूँ कि मैं सर केवल रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ बिहार पीसीएस में बैठिए, आप किसी भी पीसीएस में बैठ जाइए, किसी भी स्टेट पीसीएस की गारंटी दे रहा हूँ, आप जाकर बैठ जाइए 100% श्योरिटी के साथ आपको मेरे पढ़ाए हुए सवाल जरूर मिलेंगे। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी आपको समझाया, अभी समझाया, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, एक मुस्लिम मेंबर थे जिनका नाम था मोहम्मद सदाउल्लाह। ठीक है, अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य मेंबर्स देखा जाए तो डॉक्टर अय्यर आयंगर, खैतान फैन चला, मुंशी राव से मिले, के एम मुंशी जिन्हें कन्हैया लाल मुंशी के नाम से हम जानते हैं, उनके संदर्भ में भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं। चलिए जवाब दीजिए। हिंदू सिविल कोड का विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने भी हिंदू सिविल कोड का पुरजोर विरोध किया था, एक कट्टर हिंदू थे वो। और यहाँ पर हम स्वर्ण हिंदुओं की बात कर रहे हैं। सवाल का सही जवाब शिलोंग है। शिलोंग किसकी राजधानी है? सवाल दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो भारत में किस राज्य में सालाना मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मेघालय एक राज्य है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और मेघालय के शिलोंग में सालाना मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, एक फेस्टिवल है, जिसे हम जानते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के नाम से। कहीं ना कहीं इस सवाल को आप अच्छे से याद रखिएगा, बन सकते हैं चांसेस, पूरे चांसेस बन सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष हु हैज इनॉग्रेटेड द 3-day प्रोग्राम आयुर्वेदा पर्व 2021। आयुष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने
3 दिवसीय कार्यक्रम आयुर्वेदा पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। अगर वो चाहता तो इस सवाल को बेसिक तरीके से भी पूछ सकता था, मगर उसने इतना लंबा चौड़ा सवाल बनाने का जो कष्ट है वो इसलिए किया कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए कि सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो यहीं तक सवाल बनेगा कि बताइए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष, आयुष मंत्रालय कौन संभाल रहा है। अगर आगे की हम बात करें तो उन्होंने एक 3 दिन लंबा प्रोग्राम शुरू किया, जिस प्रोग्राम को हम जानते हैं आयुर्वेदा पर्व के नाम से या फिर आयुर्वेद पर्व के नाम से। मान लिया सवाल उल्टा पूछ लिया गया एग्जाम में कि आयुर्वेद पर्व, ये जो फेस्टिवल आयुर्वेद पर्व जो ये 3 दिन लंबा प्रोग्राम है, इसे किस मंत्रालय के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। आयुष की फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये आयुष वो नहीं है भाई जो मूवी आई है, ठीक है जी, कहीं तुम्हारा वही वाला दिमाग हो आयुष वाला। तो ये तो ए से आयुर्वेदा हो जाएगा, वाई से योगा हो जाएगा, यू से यूनानी हो जाएगा, एस से सिद्धा हो जाएगा, एच से होम्योपैथी हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, आई डोंट हैव एनी इश्यू। ये होम्योपैथी हो जाएगा, ये सर सिद्धा हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा अपना यूनानी, ये हो जाएगा अपना यूनानी, ठीक, ये अपना योगा हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना आयुर्वेदा, ठीक। सवाल सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, पूरे चांसेस बन सकते हैं एग्जाम में सवाल पूछे जाने के, ठीक। जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, कौन है वो मंत्री जिनके द्वारा आयुष की फुल फॉर्म आपको मिल गई। आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है, तो सालाना आयुर्वेदा डे मनाया जाता है धनतेरस वाले दिन, ठीक है, क्योंकि वो धन्वंतरी जी का जन्म दिवस होता है उस दिन, इसीलिए धनतेरस पर मनाया जाता है सालाना कौन सा दिवस, तो आयुर्वेदा दिवस। जल्दी से बताइए, योगा डे कब मनाते हैं, यूनानी डे कब मनाते हैं, सिद्धा डे कब मनाते हैं और होम्योपैथी डे कब मनाते हैं। एक सवाल का जवाब देकर 4 सवालों की बॉल मैंने आपके खेमे में छोड़ दी है। सवाल का सही जवाब है मुंजपारा महेंद्र भाई, मुंजपारा महेंद्र भाई रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे मैं आपसे बेसिक एक सवाल और पूछूं, तो आयुर्वेदा का जिक्र कौन से वेदा में था। चलिए, आयुर्वेदा का जो जिक्र है वो कौन से वेदा में था, ऋग्वेद में था, सामवेद में था, अथर्ववेद में था या यजुर्वेद में था। क्या रहेगा वहां सवाल का सही जवाब, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड इवनिंग अनुभव जी, पांडे साहब क्या हाल है। चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेदा का जो जिक्र है वो कौन से वेद में था, सामवेद में था, अथर्ववेद में था, ऋग्वेद में था या यजुर्वेद में था। आप सभी लोग जानते हैं सबसे पुराना जो वेद आपको मिलेगा वो ऋग्वेद मिलेगा, ठीक है। तो उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, बस सवाल छोड़े दे रहा हूँ, बेसिकली मेरे ख्याल से बता पाओगे। ए भी कर लोगे ना अगर तो भी काम चल जाएगा, ए भी अगर कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, कॉमन सेंस लगाओगे तब भी चल जाएगा काम। अगला सवाल लगाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम 57 नोरा वायरस, आपने ये नोरा वायरस के बारे में शायद सुना हो ना सुना हो, मुझे नहीं पता, मगर मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। कोरोना वायरस फैमिली का ही एक और वायरस है नोरा वायरस। इसमें आपका पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, ठीक है ना, फैलता उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैलता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले केसेस मेरे ख्याल से ब्रिटेन में मिले थे, इसके एक साथ 150 के आसपास केसेस थे वहां पर, अगर 6-7 महीने पुरानी बात मैं करूं तो। फॉर द फर्स्ट टाइम 57 नोरा वायरस केसेस हैव बीन सस्पेक्टेड इन विच सिटी, पहली बार किस शहर में 57 नोरा वायरस केसेस का मामलों का संदेह किया गया है, जिसमें मेरे ख्याल से 54 तो स्टूडेंट्स हैं। आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, अल्पाजुहा, पलक्कड़, एर्नाकुलम या फिर थिरुसूर। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जब अथर्ववेदा, बहुत बढ़िया। कहीं ना पता हिंट छुटा होता है हर चीज के लिए, आयुर्वेदा अथर्ववेदा, आयुर्वेदा अथर्ववेदा, फिर भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यार कैसे इस जवाब को रटे हम, कई बार रटने की आवश्यकता होती ही नहीं है। चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, केरल में मौजूद जगह मिलेगी जो भी सवाल का सही जवाब रहेगा। मेरे ख्याल से 54 इसमें आपको विद्यार्थी मिलेंगे, 54 इसमें आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो इस वायरस से के पॉजिटिव पाए गए हैं या फिर संदेह के घेरे में हैं। सवाल का सही जवाब सेंट मैरी कॉलेज थिरुसूर रहेगा सवाल का, थिरुसूर रहेगा सवाल का सही जवाब। कौन सा कॉलेज है, सेंट मैरी कॉलेज, सेंट मैरी कॉलेज थिरुसूर रहेगा सवाल का सही जवाब। ध्यान दीजिएगा, सवाल एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है,
तो बन सकते हैं चांसेस, या वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो नोरा वायरस है किस फैमिली का वायरस है, तो ध्यान रखिएगा कोरोना वायरस फैमिली का ही ये एक और वायरस है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, which term has been chosen as the word of the year 2021 by the Collins Dictionary? कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर, ये वर्ड ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, 2021 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना कि भाई जैसे एक टाइम, जैसे मिलेट्स मिलेट्स, ठीक है, जैसे इस प्रकार से हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो पूरे साल के लिए जो शब्द चुना गया है 2021 का कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, वो शब्द कौन सा है, वो वर्ड कौन सा है, यहाँ पे सवाल ये है। एनएफटी, क्वांट, वैक्स या फिर वैक्सीन। वैक्स मेरे ख्याल से लैटिन भाषा का एक वर्ड आपको मिलेगा, जिसको अगर आप आगे जाकर जोड़ेंगे तो वैक्सीन बनेगा, और वैक्सीन को अगर आगे जाके जोड़ेंगे तो काउ बनेगा, गाय बनेगा। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। एक डिक्शनरी आपको और उठानी पड़ेगी। अगर यही सवाल मैं पूछूं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के आधार पर, तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के आधार पर, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? चारों ऑप्शन आपके सामने यही रख देता हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी सेम ऑप्शन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी। जवाब देने की कोशिश कीजिए, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो क्या जवाब रहेगा? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? अगर कॉलिंस डिक्शनरी में पूछे तो एनएफटी। फटाफट बताइए एनएफटी की फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग में कई बार सुना होगा आपने एनएफटी के बारे में। अगर कॉलिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये सवाल पूछा जाए तो एनएफटी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। और अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये सवाल पूछ लिया जाए तो वहां पर किसे टिक करेंगे आप? उस परिस्थिति में आप वैक्स को टिक करेंगे। वैक्स मतलब वैक्सीन, वैक्सीन को अगर आगे जोड़ेंगे लैटिन भाषा से तो वहां पर काउ शब्द निकल कर आएगा इसके लिए। चलिए एनएफटी की फुल फॉर्म और बता दीजिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए, काम पूरा हो जाए। टॉम जेरी जी, विमला जी बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, सुशील कुमार जी, नूरी जी। चलिए ये सवाल यही मिलेंगे पढ़ने के लिए, कहीं नहीं मिलेंगे इतने आसानी से, चीज ध्यान रखना। कॉलिंस डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अलग अलग प्रकार की डिक्शनरी है, कहीं ऐसे मत मान लेना मर्ज है, डिक्शनरी तो लास्ट में लिखा ही हुआ है, ठीक है। डिक्शनरी की स्पेलिंग पूछ सकता है सर, अगर रेलवे ने हल्का सा भी पैटर्न बदला ना और वो खेल गया तुम्हारे साथ, तो ध्यान रखना ये बात, रीजनिंग में पूछ जाएगा उठा के। रीजनिंग में 4 शब्द दे देगा उठा के और बोलेगा निम्नलिखित में से सही की जांच कीजिए, और सही गलत की जांच तब कर पाओगे जब शब्दों पे खेलोगे ध्यान से। डिक्शनरी। अगला सवाल, Who did launch the स्वदेश प्रोजेक्ट? ये जो स्वदेश प्रोजेक्ट है वो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है अमित शाह, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह जी या फिर जितेंद्र सिंह साहब। किन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? फंड ट्रांसफर, नॉन फंजिबल टोकन, बहुत बढ़िया। एनएफटी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, आरटी वो आरटीपीआर जो टेस्ट हो रहा है ना उसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये सभी फुल फॉर्म्स पढ़ के जाना। कोविड वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, देखता हूँ 1-2 दिन में कोविड वाले क्वेश्चन, या मंडे को तुम्हें कोविड वाले क्वेश्चंस में करा दूंगा ताकि तुम्हारा कोविड वाला जो डिपार्टमेंट है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट तक संदेह रहेगा मुझे कि कोविड वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, आपने कई बार ये सुना होगा, जैसे मैं जिस सवाल के बारे में आपसे सामने सब जो सवाल लिखा ना उसके बारे में बात करूं, अमित शाह जी की बात करूं मैं, अगर कैबिनेट मिनिस्टर है, अमित शाह जी की अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट मिनिस्टर है, और वहीं अगर मैं बात करूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तो स्टेट मिनिस्टर है, और वहीं अगर मैं बात करूं जितेंद्र सिंह जी की तो ये स्टेट मिनिस्टर है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने प्रकार के मंत्रालय होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने प्रकार के मंत्रालय होते हैं? स्वदेश जो स्कीम है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सवाल यहाँ पे ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, इसमें से जितेंद्र सिंह जी। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र सिंह जी ही है। कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सवाल का सही जवाब जितेंद्र सिंह जी है। आपने पढ़ा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, आपने पढ़ा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है मंत्रिपरिषद, क्लियर। अब इसमें अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो सबसे ऊंचा पद कौन सा मिलेगा? सबसे ऊंचा पद सर मिल जाएगा आपको कैबिनेट मिनिस्टर। अगर हम आगे जाए तो आप स्टेट मिनिस्टर लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम उसके और आगे जाए तो सर एक और प्रकार के मंत्री आपको नजर आएंगे जिन्हें हम बोलते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जिन्हें हम बोलते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। और स्टेट मिनिस्टर्स में इधर की तरफ डालकर एक डाटा और लिख लेना, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री।
स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय, जिसे हिंदी में कहेंगे स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री आप समझ ही रहे हैं। इसके अलावा उप मंत्री, डेप्यूटी मंत्री मतलब उप मंत्री। तो ये 4 प्रकार के मिलेंगे और ये सभी किसके अधीन आते हैं? ये सभी आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अधीन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या कितनी रखी जा सकती है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में सवाल पूछ लिया जाए, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी होते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता भाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो सर सारा काम चल जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो जीवन बीत जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझने पर थोड़ा सा ज्यादा काम किया कीजिए कि भाई कॉन्सेप्ट जो है एक ही बारे में समझ आ जाए। समझिए कॉन्सेप्ट। मैंने बोला कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अधीन ही ये सभी मंत्री आते हैं। ये मतलब इसके अंदर आने वाले मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री की जो पोस्ट है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे ऊंची होती है। स्टेट मिनिस्ट्री, डेप्यूटी मिनिस्ट्री मतलब उप मंत्रालय, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री और ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इसमें से एडिशन करके एक भाग और बना दिया गया। तो 4 प्रकार के। अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 4 प्रकार के मंत्री हैं, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो मैं बोल रहा हूं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछा जाए तो आप जवाब देंगे 15%, 15%। 15% किसका? 545 का 15%। मैं बात कर रहा हूं 2019 के हिसाब से, मान लीजिए 2019 पे कर रहा हूं, जब तक एंग्लो इंडियन का पद था। तो 15% किसके आधार पे? 545 पे या 543 पे? जवाब दीजिए। सवाल पूछना जरूरी है, ये फील किया कीजिए कि आपके सामने ही खड़े हुए हैं। एक विद्यार्थी कह रहा है 1/10, कह रहा खत्म करो। एक तो पढ़ी रखा है मतलब हमने 1/10। शिवांगी साहिब जी हैं शायद ये, हाँ। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल समझ आया या नहीं समझ आया? ज्यादा जरूरी है सवाल को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे ये वाला सवाल क्या है यार? स्वदेश पूछेगा, स्वदेश प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। कौन सा मंत्रालय है वो? इंडिपेंडेंट मतलब यूनियन स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे तोड़कर बता दिया, स्टेट मिनिस्ट्री अलग रहेगी, इंडिपेंडेंट अलग, मगर कहीं ना कहीं एक ही में जोड़ के दिखा दिया आपको। मगर 4 प्रकार के मंत्रालय आपको नजर आएंगे। अब उसमें मैंने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अधीन ये चारों आ जाएंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या की अगर हम बात करें तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछा जाए तो ये संख्या 15% रहेगी, 15% रहेगी। ठीक है, और अगर यही सवाल पूछ लिया जाए कि भाई ये 15% जो संख्या रहेगी ये किसकी रहेगी? 545 की या 543 की? लोकसभा की बात करेंगे ना, तो याद रखना कि 15% संख्या जो थी वो 545 की हुआ करती थी। एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीयों को भी मंत्री बनाया जा सकता था, मगर अब जो एंग्लो इंडियंस है, आंग्ल भारतीय है, वो भारत के संविधान से रिमूव कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये बात। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 331 जो था वो एंग्लो इंडियंस के बारे में बताता था, आंग्ल भारतीयों के बारे में बताता था। और इस 331 नंबर को, आर्टिकल को 334 नंबर के आर्टिकल का इस्तेमाल करके रिमूव कर दिया गया है। इस चीज को भी याद रखिएगा। अच्छा सवाल बनेगा, इसमें बन जाएगा तो ठीक है। और ये जो 15% संख्या है ये शुरू से नहीं थी भारत के संविधान में, एक अमेंडमेंट किया गया था, एक संविधान संशोधन किया गया था। वो कौन सा अमेंडमेंट था? जल्दी ट्राई कीजिए। सन 2002-3 में ये संविधान संशोधन किया गया था। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। ठीक है जी, इसके लिए कमेटी, एक समिति भी बनाई गई थी, जिस समिति को हम जानते हैं वेंकट चलैया समिति के नाम से। समिति का नाम क्या था? समिति का नाम था वेंकट चलैया समिति। वेंकट चलैया समिति की सिफारिश पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मंत्रिपरिषद की संख्या को फिक्स करा दिया था 15%। और यही सवाल अगर स्टेट में पूछ जाए, एडिट कर देता हूं एक बार सारा ये, यही सवाल अगर स्टेट में पूछ जाए, राज्य में पूछ जाए, तो राज्य में जो संख्या रहेगी ना वो 15% तो रहेगी ही रहेगी। 15% तो रहेगी, 15% तो रहेगी रहेगी। और ये संख्या मैक्सिमम होगी कि मैक्सिमम इतने मंत्री बनाए जा सकते हैं, मगर वहां पर मिनिमम संख्या भी होगी, कम से कम संख्या भी होगी। और मिनिमम संख्या कितनी रहेगी? 12। मिनिमम संख्या 12 रहेगी, मैक्सिमम 15% रहेगी राज्य में। और दिल्ली उसकी एक्सेप्शन है, मंत्रियों को बनाने की दिल्ली एक्सेप्शन है। दिल्ली में केवल 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो कि एक एक्सेप्शन है। अगर 70 सीटों के हिसाब से देखें विधानसभा की, 70 सीटों के हिसाब से भी देखें तो 70 का 10% ही होता है। कितना? 7। तो दिल्ली एक्सेप्शन है। क्या ये सभी चीजें आपको समझ आ गई या नहीं? 91st, बहुत बढ़िया। क्या ये सभी चीजें आपको समझ आ गई अच्छे से? और कुछ तो नहीं बचा इसमें?
जी चलिए, उम्मीद करूंगा जितने पॉइंट्स बनते हैं समझ आपको आ गए होंगे। अगला सवाल लगाते हैं। इंडिया नाउ हैज हाउ मेनी वुमेन फॉर द एवरी 1000 men is not getting any younger and no longer faces the threat of the population explosion। भारत में अब प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं हैं, कोई भी छोटा नहीं हो रहा है और अब जनसंख्या विस्फोट का खतरा भी नहीं है। मतलब जो भारत की पॉपुलेशन है वो बैलेंस हो गई है, ठीक है, भारत की पॉपुलेशन बैलेंस हो गई है, ज्यादा बहुत तीव्र गति से जैसे हम कह रहे हैं नहीं बढ़ रही है, और महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या के मुकाबले ज्यादा हो गई। अब सवाल यहाँ पर यही है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मौजूद हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जवाब देने की कोशिश कीजिए। लास्ट में एक बार क्लास का शेड्यूल बता दीजिएगा प्लीज। शेड्यूल क्लास का यही है ना, दोपहर 3 बजे क्लास है आपकी। एक यूट्यूब वाली क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन वाली बदलता रहता हूँ हमेशा। और एक क्लास आपको रात 8 बजे मिलती है। जो 3 बजे वाली क्लास है आपकी वो वाईफाई स्टूडियोज चैनल पे होती है। जो 3 बजे वाली आपकी क्लास है वो वाईफाई स्टूडियोज चैनल पे होती है, और जो 8 बजे वाली क्लास है आपकी वो क्लास आपको नजर आती है वाईफाई 2.0 चैनल पे। तो किसी भी क्लास को अगर आपको लेना है तो आप इजीली ले सकते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर हम इस सवाल के संदर्भ में पूछें, और आप जानते होंगे कि भाई भारत में भी एक ऐसा राज्य था जहाँ पे बहुत कम थी महिलाओं की संख्या, मगर वहां पर भी कहीं ना कहीं अब चीजें बैलेंस हो गई हैं, उसके बारे में भी आपने देखा ही होगा। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं ये, हरियाणा में भी परिस्थिति बहुत बेहतर हो गई है अगर पुरानी चीजों के कंपैरिजन हम आज की परिस्थिति को उठाकर देखें तो। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल का सही जवाब 1020 है। 1000 पुरुषों पे अब कितनी महिलाएं आपको नजर आएंगी, 1020 महिलाएं आपको नजर आएंगी। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बन सकता है, ठीक है। अगर 2011 की जनगणना की अगर मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मौजूद थी, फटाफट भर दीजिए। और जो हरियाणा वाला विद्यार्थी है वो हरियाणा में भर दीजिए एक बार, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मौजूद थी अगर 2011 की जनगणना सेंसस की हम बात करें, ठीक है। जितने फैक्ट्स बनते हैं इजीली आपको समझ आ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which company has partnered with the Ministry of Civil Aviation to promote regional air connectivity through the उड़ान स्कीम। उड़ान के बारे में अगर हम बात करें फुल फॉर्म के बारे में, तो फुल फॉर्म बन सकती है उड़े देश का आम नागरिक। फुल फॉर्म रहेगी इसकी उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म रहेगी। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल क्या है। उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। मतलब उड़ान योजना को और बेहतर बनाने के लिए या उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर करने के लिए किस कंपनी ने उड़ान मंत्रालय के साथ भागीदारी करी है। आप सभी लोग जानते होंगे ये उड़ान मंत्रालय वो संभाल रहे हैं जिनके पिताजी भी एविएशन मंत्रालय ही संभालते थे। पिताजी की अगर हम बात करें तो बेटे के नाम से शायद आप समझ जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंधिया जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। चलिए सिंधिया जी की बात कर रहा हूँ, उड़ान मंत्रालय संभाल रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके जो फादर थे वो भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ही संभालते थे। अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्लीन ट्रिप, IRCTC, मेक माई ट्रिप या फिर यात्रा। उड़े देश का आम नागरिक पूछ सकता है, अच्छा सवाल है। एक सवाल और बनता है यहाँ पे, आपको याद होगा वो जो जैव ईंधन था ना, बायोफ्यूल। एक सवाल ये बन सकता है बायोफ्यूल डे कब मनाते हैं। एक सवाल ये बन सकता है बायोफ्यूल डे कब मनाते हैं। एक सवाल ये बन सकता है जो भारत में पहली बायोफ्यूल फ्लाइट उड़ाई गई थी वो किस कंपनी की थी। बायोफ्यूल फ्लाइट जो थी वो किस कंपनी की थी, कहां से लेकर कहां तक फ्लाइट को उड़ाया गया था। एक सवाल ये बन सकता है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। बेसिक, जबरदस्त, जिंदाबाद, खतरनाक, बेहतरीन, हर प्रकार का सवाल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी के बारे में अगर हम बात करें तो उनके पिताजी ने भारत सरकार पर एक केस किया था। उस केस में क्या था, प्रीवी पर्स का मामला था। 1969-70 की बात है, प्रीवी पर्स का मामला था। प्रीवी पर्स क्या होता है, प्रीवी पर्स पेंशन आप बोल सकते हैं प्रीवी पर्स को, कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज महाराजाओं को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बोला और बोला हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको भत्ता देंगे, पेंशन देंगे। अब लाखों करोड़ों रुपए पेंशन जाती थी, अभी उस समय के मुकाबले लाखों, अगर आज के कंपैरिजन में बात करें तो करोड़ों रुपए पेंशन जाती थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, बंद कर दी पेंशन उठा के, खत्म कर दी भाई साहब, पेंशन ही खत्म कर दी।
अब इस मामले को लेकर गए कोर्ट में चैलेंज किया ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी ने, और जो फेवर में डिसीजन आया, इनके फेवर में आया, इनके पिताजी के फेवर में वो फैसला सुनाया गया और इंदिरा गांधी जी बड़ी आग बबूला हुई थी। उसके बाद जितने भी राजघराने थे उस टाइम के, उन सभी ने चुनाव लड़ा था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ और सब हार गए थे। केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी और उनकी माता जी, वो दोनों चुनाव जीत गए थे, बाकी सभी चुनाव हार गए थे जितने राजघराने थे। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब है मेक माई ट्रिप। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। चलिए प्रिया रानी जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्पाइस जेट किसकी फ्लाइट थी? सर फ्लाइट ये 10 अगस्त को मनाया जाता है सालाना। 10 अगस्त को लॉयन डे भी मनाते हैं, ठीक है, 10 अगस्त को ही मनाते हैं लॉयन डे भी। और भाई लॉयन और शेर अलग अलग चीजें हैं। अगर टाइगर डे पूछ जाए, नेशनल टाइगर डे, तो 29 जुलाई जितना मुझे याद है। और अगर आपसे पूछ जाए कि लॉयन डे कब मनाते हैं, तो आप लॉयन डे को लगा के आएंगे 10 अगस्त। 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे भी मनाते हैं। इसके अलावा पहली बायोफ्यूल फ्लाइट जो थी वो स्पाइस जेट की थी। पहली बायोफ्यूल फ्लाइट जो थी वो स्पाइस जेट कंपनी की थी, और ये उड़ी थी अपनी देहरादून से दिल्ली की तरफ। ये उड़ी थी अपनी देहरादून से दिल्ली की तरफ, ठीक है। ऐसे मत बोल देना कि दिल्ली से देहरादून उड़ी थी, क्योंकि स्पेस एयर रूट की वो बात कर रहा है। एयर रूट देहरादून से दिल्ली लाया था, ना कि दिल्ली से देहरादून ले गया था। उम्मीद करूंगा सारे फैक्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगला सवाल है, अंडर आरबीआई न्यू डायरेक्टिव व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड टू सेट अप अ न्यू यूनिवर्सल बैंक? आरबीआई के नए निर्देश के तहत एक नया सार्वभौमिक बैंक स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी क्या है? मतलब मिनिमम आपको इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, दिखाना पड़ेगा एक यूनिवर्सल बैंक की स्टैब्लिशमेंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो बात कर रहा है। शक्तिकांत दास अभी मौजूदा 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगर पहली हम बात करें तो पहले आपको कौन मिल जाएंगे? ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर पहले भारतीय की अगर हम बात करें तो सीडी देशमुख साहब 1949 के आसपास आपको नजर आएंगे, ठीक है। 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 800 करोड़? चलिए जी जवाब देने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री को पढ़ने के लिए पॉलिटी भी आनी चाहिए और पॉलिटी को पढ़ने के लिए हिस्ट्री भी आनी चाहिए। दोनों का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा समझने के। दोनों का ही अपना अपना रोल रहेगा। बहुत बढ़िया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की हम बात कर रहे हैं। कितनी मिनिमम पूंजी आपके पास होनी चाहिए? अगर हम बात करें पहले कितनी होनी चाहिए थी सर? पहले 500 करोड़ होनी चाहिए थी। आपकी परिस्थिति की बात करें तो 1000 करोड़। इतनी पूंजी आपको होनी चाहिए तब आप एक यूनिवर्सल बैंक की स्थापना कर सकते हैं। अगर हम पुराने हिसाब से बात करें तो वहां पे 500 करोड़ रुपए में भी आप स्थापना कर सकते थे। अब ये बढ़ाया हुआ अमाउंट कितना है? 1000 करोड़ है बढ़ाया हुआ अमाउंट। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आप सभी लोग जानते होंगे 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। मौजूदा इसके जो अभी गवर्नर है उनका नाम शक्तिकांत दास है। उनका नाम शक्तिकांत दास है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका सिग्नेचर हस्ताक्षर नोट पे मौजूद है, उनका नाम है मनमोहन सिंह साहब। उनका नाम है मनमोहन सिंह साहब। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे थे, इसीलिए मनमोहन सिंह साहब का जो सिग्नेचर है वो नोट पर मौजूद है, नोट पर उसका उनका हस्ताक्षर है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ज्वाइंट आर्मी फोर्स एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति 2021 हैज हेल्ड इन विच एट विच प्लेस? संयुक्त सशस्त्र बल अभ्यास दक्षिण शक्ति 2021 किस स्थान पर आयोजित की गई? चलिए ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बैंक के बारे में और, तो उस किताब को पढ़ लीजिए जो लिखी थी भीमराव रामजी अम्बेडकर ने, जिस किताब से प्रेरित होकर स्थापना करी गई इसकी, ठीक है। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और 1934 में अधिनियम आया था, 1935 में स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगर किताब का नाम पूछ जाए तो मैंने आपको बता दिया कि अम्बेडकर साहब की किताब थी। चलिए जी सवाल अगला आपकी स्क्रीन पर है। द ज्वाइंट आर्मी फोर्स एक्सरसाइज की वो बात कर रहा है। कहां पर इस एक्सरसाइज को करवाया गया? सवाल यहाँ पर ये है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन है आगरा, जैसलमेर, पुणे या फिर पित्तौरागढ़। आप सभी लोग जानते होंगे आगरा आपको यूपी में नजर आएगा। आगरा की स्थापना करवाई गई थी किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। अभी सिकंदर लोधी कौन था? तो भाई लोधी वंश में एक आपको राजा, एक राजा आपको नजर आएगा
जिसका नाम था सिकंदर लोधी। और ये लोधी वंश में जो अंतिम नजर आएगा उसका नाम क्या था, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे हम जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो युद्ध लड़ा गया था 1526 में। अगर हम बात करें जैसलमेर, तो राजस्थान में मौजूद है जैसलमेर। पुणे के बारे में आप जानते होंगे, पुणे भैया अपने महाराष्ट्र में मौजूद है। और पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो ये आपको उत्तराखंड में नजर आएगा। सवाल का सही जवाब जैसलमेर है। जैसलमेर राजस्थान है सवाल का सही जवाब। ठीक है, वो कौन सा राजस्थान का राजपूत था जिसने सबसे पहले अपने राज को सरेंडर कर दिया था अकबर के सामने? इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट, या फिर आप इतना ही बता दीजिए आमेर का राजा कौन था। आप इतना ही बता दीजिए मुझे, आमेर का राजा कौन था? अकबर की वाइफ का नाम हरका बाई था। भाई याद रखना, 18वीं सेंचुरी से ये अलग मिथ बन गई है कि अकबर 18वीं सेंचुरी में किसी ने लिख दिया जोधाबाई था, मगर अकबर के हरम में कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जिसका नाम जोधाबाई था। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। महामंगा के बेटे का नाम क्या था, एक बार जरा कमेंट कीजिए फटाफट से। महामंगा के बेटे का नाम क्या था? एक सवाल आपसे और पूछूंगा, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, हुमायूं की माता का नाम क्या था? चलिए, हुमायूं की माता का नाम क्या था? इस सवाल को मैं आपसे जानना चाहूंगा, हुमायूं की माता का नाम क्या था? इस सवाल का सही जवाब जैसलमेर है। एक छोटी सी कहानी और याद आ गई, पहले इन सवाल का जवाब दीजिए उसके बाद आगे चलते हैं। सेंटा सेंटटा टेंटी हु हैज पास्ड अवे a साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग इंडियन पोएट ऑफ विच लिटरेचर? संतता तांती जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता कवि थे? उन्होंने कौन सा साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग पोएट फॉर लिटरेचर, मलयालम, एस्मीज, बंगाली या फिर मराठी लैंग्वेज की बात कर रहा है वो। सवाल यहाँ पर यह है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। हमीदा बानो बेगम, बहुत बढ़िया सर। तो अकबर की माता जी का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम तो हमीदा था, हमीदा बानो तो अकबर की माता। मैं पूछ रहा हूँ हुमायूं की माता का नाम क्या था? चलिए, बाबर क्या मत बता देना, बस मैं सही पूछ रहा हूँ सवाल। कुतुब बेग मिल जाएंगी बाबर की तो, ठीक है। सवाल यहाँ पर यह, हुमायूं की माता जी का नाम क्या था? चलिए, बहुत बढ़िया। महम बेगम जो आपने लिखा है वो महामंगा भी आप लिख सकते हैं, मगर ये दोनों अलग अलग हैं, सिमिलर मत कर देना, ठीक है। आपको शायद ये वाली कहानी के बारे में पता होगा, इसका जवाब आप दीजिए, मैं सुनाता हूँ। आपको याद होगा बैरम खान के बारे में कल मैंने शायद पढ़ाया था, इतिहास के पन्नों को पलटा था तो समझाया था कि बैरम खान की कैसे मृत्यु हुई, कौन था मारने वाला, ततर खान कौन था, कहां पर युद्ध हुआ था, मच्छीवाड़े का। मच्छीवाड़े के युद्ध में कैसे ततर खान को मार दिया गया था बैरम खान के द्वारा, और उसके बेटे ने बैरम खान की हत्या करके बदला लिया। आप सभी लोगों को शायद ये बात भी पता होगी, जो बैरम खान की वाइफ थी ना, वो शायद अकबर की बुआ की बेटी थी। जो बैरम खान की वाइफ थी वो अकबर के बुआ की बेटी थी। नाम तो मैं शायद मिस कर रहा हूँ, नाम तो शायद थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, थोड़ा सा नाम मिस कर रहा हूँ। तो बैरम खान की जो वाइफ थी अकबर के बुआ की बेटी थी, और बैरम खान के मरने के बाद अकबर ने उनकी वाइफ से शादी कर ली थी, और उनका जो बेटा था खाने खाना, ठीक है, ये आगे जाकर जो अकबर के नव रत्नों में शामिल होगा, ये वही खाने खाना की बात कर रहा हूँ मैं, अकबर के नवरत्नों में शामिल होगा। बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, पारसी और मेरे ख्याल से हिंदी भाषा और उर्दू भाषा का बहुत ही जबरदस्त जानकार था, ठीक है। वैसे देखा जाए तो भांजा लगता था वो, मगर जब शादी कर ली गई, और शादी केवल इसलिए की गई थी कि उस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इतिहास के कई पन्ने अभी भी अनसुलझे हैं आपके लिए, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना तुम चाहते नहीं हो। सवाल का सही जवाब एस्मीज है, सवाल का सही जवाब एस्मीज है, ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच सिटी विल होस्ट G7? G7 की वो बात कर रहा है। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज मौजूद है बताना एक बार जरा। विच कंट्री विल होस्ट द G7 फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग इन December 2021? जवाब दीजिए जरा जल्दी से। दिसंबर 2021 में कौन सा शहर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? ग्लासगो से कुछ याद आया? अभी एक मीटिंग हुई है COP26 की, COP26 की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, और तुर्की के तानाशाह ने पार्टिसिपेट, मतलब तुर्की के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक। ग्लासगो, लिवरपूल, बीजिंग या फिर बर्लिन? बीजिंग आप सभी लोग जानते हैं चाइना में मौजूद है, बर्लिन आप सभी लोग जानते होंगे जर्मनी में आपको नजर आएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपको नजर आ जाएगा।
चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए। बेसिक बेसिक मगर महत्वपूर्ण विशेष चीजें हैं ये, जहां से सवाल बनने के चांसेस रहते ही हैं। लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम, यूके की वो बात कर रहा है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लिवरपूल। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। और लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में इस मीटिंग को, फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग को करवाया जाएगा। G7 कंट्रीज के नाम एक बार बता दीजिए प्लीज, अगर आप इजीली बता सकते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन कैंडिडेट हु हैज बीन इलेक्टेड एज द डेलीगेट फॉर एशिया ऑन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द इंटरपोल। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस लियोन में आपको नजर आएगा, शायद ये तो जानते ही होंगे। तो उस भारतीय उम्मीदवार का नाम बताइए जिसे इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। आनंद महातो, प्रवीण सिन्हा, रामानी भारद्वाज या फिर श्रीनिवासन डोरस्वामी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? आवाज नहीं आ रही क्या यार? माइक तो खराब ही चल रहा है भाई। तो उस भारतीय उम्मीदवार का नाम बताइए जिसे इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। आनंद महातो, प्रवीण सिन्हा, रामानी भारद्वाज या फिर श्रीनिवासन डोरस्वामी। ठीक आ रही है मेरे ख्याल से। अभी तो कल माइक लेकर आऊंगा खरीद के यार दूसरा। आज गया था मैं मार्केट मगर माइक मिला नहीं। ठीक, कल दूसरा माइक लेकर आऊंगा। विश्वास जी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका तो लगा ही देना था। चलिए क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? कल भी यार 36 मिनट छोड़ दी थी इसलिए मैंने क्लास, कि भाई तुम्हें आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। प्रवीण सिन्हा है सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। प्रवीण सिन्हा है सवाल का सही जवाब। अगला सवाल, INS वेला has been commissioned at which place by Indian Navy? INS वेला को भारतीय नौसेना द्वारा किस स्थान पर चालू किया गया है या फिर किस स्थान पर तैनात किया गया है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में या फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। बताइए भाई, INS वेला हैज बीन कमीशन एट विच प्लेस बाय द इंडियन नेवी, कहां पर इसे कमीशन किया गया है? चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए जी फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से फटाफट से, थोड़ा रैपिडली खेला कीजिए। देखिए ये वाली ट्रिक आपको पहले भी पढ़ाई थी मैंने एक बार। पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ, जो तुम्हारा सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे है। उसके बाद वो G7 कंट्रीज की ट्रिक मैंने पहले भी आपको पढ़ाई थी, एक बार दोबारा समझा दूंगा ताकि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे इस बार। सवाल का सही जवाब क्या है? INS वेला को कहां पर कमीशन किया गया है? तो INS वेला को कमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। इस सवाल को पहले तो नोट डाउन कर लीजिए, आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने एक ट्रिक लिखी हुई है, इस ट्रिक को भी नोट डाउन कर लीजिए। जूस विद GF ट्रिक लिखी हुई है, जूस विद GF। ये रहा जापान, इसको आप मान लीजिए यूएस से, ये आपका इटली हो गया, ये आपका कनाडा हो गया, इसे इंग्लैंड मान लीजिए, यूके मान लीजिए, ब्रिटेन मान लीजिए, काम चल जाएगा। इससे आप जर्मनी मान लीजिए और ये फ्रांस मान लीजिए। तो ट्रिक आसान है, बिल्कुल बेसिक है, ऐसा कोई खतरनाक सी ट्रिक नहीं है। नहीं दिखाई दे रही तो भाई यहां लिख देता हूं, जूस विद GF। ठीक है, ये जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड मतलब यूके, इसके अलावा ये जर्मनी और ये फ्रांस। ये ट्रिक याद कर लेना, G7 कंट्रीज है। सवाल का सही जवाब है नेवल डॉकयार्ड मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द NBRC अंडर DBT हैज बीन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मॉडल न्यूरोमैगिंग database called स्वदेश। इन विच सिटी इज द DBT NBRC बेस्ड? मेरे ख्याल से ये सवाल आपके लिए अभी नहीं है, इसको मैं स्किप करता हूं। अगला सवाल देखिए, विच वन इज द मिनिस्टर हु लॉन्चेस यूनिक एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक? हाँ ये सवाल बिल्कुल आपके लिए रेलेवेंट है।
वो बैंकिंग का सवाल था इसीलिए स्किप किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको समझाने में भी, मगर मैं चाहता हूँ अभी ओरिएंटेड पे ही खेले मैक्सिमम। सवाल है, आदित्य एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक लॉन्च करने वाले मंत्री कौन है? सवाल यहाँ पर ये है। यूनिक एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक लॉन्च किया है, लॉन्च किसने किया है सवाल ये है। ऑप्शन है निर्मला सीतारमण जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या फिर नारायण राणे। चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सके मैं सिखा दूं। चलिए, द इंडियन नेवी फॉर्मली कमीशन द फोर्थ स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस वेला को कहां पर किया गया? तो आपका जवाब था नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। ठीक है, इस सवाल के सही जवाब को हम क्या किस रूप में देखेंगे जल्दी से। वो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने एंटी बैक्टीरियल को लॉन्च किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई मतलब मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस की वो बात कर रहा है। तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई हैज लॉन्च द एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक एंड उनका नाम क्या है? नारायण राणे उनका नाम है। ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा चांसेस रहेंगे कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज चेंज द बेस ईयर फॉर वेज रेट इंडेक्स, व्हाट इज द न्यू बेस ईयर? सरकार ने वेतन दर सूचांक WRI के लिए आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? मतलब वो बात कर रहा है वेज रेट इंडेक्स के लिए जो आधार बेस ईयर रखा गया था ना, उस ईयर में बदलाव करके नया ईयर रखा गया है। सवाल यहाँ पर यह है, अब किसे बेस ईयर माना जाएगा? 2016, 2014, 2020 या फिर 2018? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए जी, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। थोड़े बेसिक, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े मुश्किल, थोड़े आसान, जीवन का यही सार है। समझने की कोशिश करेंगे जितना आप, उतना ही उलझते चले जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं सुलझते भी चले जाएंगे। एक बार उलझेंगे, अगली बार सुलझ जाएंगे, आसान बन जाएगा जीवन। चलिए, अब जैसे अगर हम बात करें तो जब अकबर का जन्म हुआ था ना, तो अकबर के जन्म के समय हुमायूं के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो मिठाई बांट पाए। वो व्यक्ति आया, एक व्यक्ति आया खबर लेकर, आगे जाके आगे जाके हुमायूं से एक जगह का सूबेदारी बनाएगा। ठीक है, मतलब एक जगह चलाने के लिए देगा कि आप इसको संभालिए, इसको संभालिए, चलाइए। तो वो व्यक्ति खबर लेकर आया कि भाई आप पिता बन गए, आपके घर बेटा ने जन्म लिया, मगर हुमायूं के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मिठाई बांट सके। उसके बाद धीरे धीरे करके जीतेगा चीजों को, उसके बाद जाकर कहीं आगे बनेगा। और आपको ये एक बात और जानकर हैरानी होगी, शायद मेरे ख्याल से अकबर शायद जब 9 महीने का था, पता नहीं कितने महीने का था, तो हुमायूं भाग गया था, क्योंकि हुमायूं आक्रमण करने वाला था काबुल पे, और ये बात पता चल गई। वहां कामरान बैठा था, उसे पता चल गई। तो कामरान ने अपने ही छोटे भाई को भेजा कि जाइए हुमायूं का खत्म करके आइए खेल। अब ये बात हुमायूं को पता चल गई, हुमायूं वापस भागेगा रास्ते से, अपनी बीवी को लेगा हमीदा बानो बेगम को, और घोड़ा मांगेगा। और घोड़ा उसी व्यक्ति से मांगेगा जो खबर लेकर आया था कि आपके घर बेटा हुआ है, और साफ इनकार कर देगा वो कि जी अपना घोड़ा नहीं देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक ही घोड़े पे अपनी वाइफ को भी सवार करेगा, खुद भी बैठेगा और भाग जाएगा मक्का के लिए। मक्का भागेगा, फिर वहां जाके वहां से मदद लेकर आएगा सेना की, 12,000 लोगों की, 12,000 सिपाहियों की मदद लेकर आएगा, फिर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा और जीतेगा। ठीक है, उस समय जब उसका भाई आएगा, तो सबसे छोटा था, ठीक है, जास्कर मेरे ख्याल से जो भाई था उसका, वो आएगा, कास्कर या जास्कर, वो जो उसका भाई था वो आएगा, वो देखेगा अकबर को कि अकबर खेल रहा है, और अकबर भी मेरे ख्याल से चलने लग गया था थोड़ा बहुत, तो बच्चा उस समय टहरी लेता है, तो अकबर भी हिलते डुलते वैसे गिरते पड़ते पहुंचेगा अपने चाचा के पास, और ऐसे देख के बड़ा खुश हो जाएगा, लेकर जाएगा, वहां प्यार मिलेगा बहुत ज्यादा। उसके बाद हुमायूं दोबारा आक्रमण करता है मेरे ख्याल से 2 साल बाद या 2.5 साल बाद। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है सर सन 2016। कई बार कहानी पढ़ के इतनी सारी चीजें समझ आ जाती हैं कि जो नॉर्मली समझ नहीं आ रही होती है हमें। अगला सवाल देखते हैं, विच ईयर हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अडॉप्टेड? भारतीय संविधान किस वर्ष अपनाया गया? मेरे ख्याल से ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। भारतीय संविधान किस वर्ष अपनाया गया? सर अपनाया गया लिखा है, लागू नहीं लिखा है, थोड़ा सही से जवाब देने की कोशिश करना। चलिए, किस वर्ष अपनाया गया, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। भारत का संविधान ये सोचिए कि अगर अंबेडकर ना होते तो बहुत मुश्किल होता भारत के संविधान को बनाना, क्योंकि भीमराव रामजी अंबेडकर के पास ही वो उतना ज्यादा ज्ञान था कि वो दूरदृष्टि से देख सकते थे कि भारत के संविधान की के और भारत के लोगों की
आगे क्या परिस्थिति रहने वाली है। तो उन्होंने संविधान जो लिखा वो बहुत जबरदस्त बेहतरीन आप बोल सकते हैं, और पूरे देश को चलाने के लिए जिन्हें सब लोग फॉलो कर सकें, ऐसी किसी डॉक्यूमेंट को लिखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज के समय में आप परिस्थितियों को देख रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट पे राजी करना सभी को कितना मुश्किल होता है, और उस समय तो देश जस्ट आजाद हुआ था, और आजाद होते ही एक संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया और बोला गया इसके हिसाब से आप चलेंगे। तो कैसे लोग राजी हुए होंगे उस डॉक्यूमेंट पे। तो कुछ ना कुछ आज भी आप कहीं ना कहीं अपने हितों को लेकर सुनिश्चित तो रहते हैं कि यार अपने घर में बैठे हैं, सुख है, शांति है, कोई खटका थोड़ी रहा है। सवाल का सही जवाब 1949 है, आप सभी लोग जानते होंगे। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था भारत का संविधान, जिसे आगे जाकर लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1929-1930 की जो डेट थी वो स्वराज पहली बार मनाया गया था। वो वाली डेट वहां से इंपॉर्टेंट थी, और कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे कि उस डेट की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाए। इसी वजह से इस डेट पर भारत के संविधान को अपनाया इस डेट पे भारत के संविधान को अपनाया गया और इस पे लागू कर दिया गया पूरे देश में। यहाँ पर 16 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था, शेष बचे हुए पूरे संविधान को यहाँ लागू कर दिया गया, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर, एक्सेप्ट J&K। तो बेसिक सवाल है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। पहली बार मनाया गया था साल 2015 में। इसकी शुरुआत करवाई गई है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, जो अभी मौजूदा हमारी सरकार है उनके द्वारा इसे शुरू करवाया गया। ये सभी फैक्ट्स जो आपके सामने लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है। संविधान मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, आज तो मेरे ख्याल से स्किप रहेगा, मगर हाँ अगर आप मुझे एप्लीकेशन में फॉलो करते हैं तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर फरवरी तक कंप्लीट कर दूंगा आपका, मेरा 100% गारंटी के आधार पर मैं कहूंगा। चलिए एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में देते हैं ताकि आपके पास शेष कार्य भी रहे, करने के लिए भी कार्य रहे। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई है? द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगर बोले तो थोड़ा और कंटिन्यू कर लूँ, वैसे मेरे ख्याल से बहुत है, ज्यादा कई बार कंटिन्यू करना भी दिक्कत का ही रहती है। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 5वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट किस शहर में आयोजित किया गया? बाकी बचा हुआ जो कार्य है, शेष जो कार्य है वो कल की क्लास में करेंगे। दोपहर 3 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। वाईफाई स्टूडियोज पर आपकी दोपहर 3 बजे क्लास रहती है। इसके अलावा आपकी क्लास वाईफाई स्टडीज 2.0 पर रात 8 बजे रहती है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कोई आपको ऐसा असंवेदनशील कंटेंट पढ़ा रहा है जिसके फैक्ट्स नहीं है तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और विन कर सकते हैं प्राइजेस भी। और फैक्ट्स का मतलब मैं बार बार क्लियर करता हूँ। अब मान के चलो कि जैसे ये वॉलेट है, तुम्हें दूर से भाई साहब तुम्हें लग रहा है ये डब्बा है, अब जिस व्यक्ति ने पकड़ रखा है हाथ में उसे पता है भाई ये तो कि कपड़े का है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके फैक्ट्स तुम्हारे पास नहीं है वो गलत है। बस सिंपल सी बात यह है कि जैसे आपने कल देखा कि भाई कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, शायद इस देश में बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी। जो हमारे सीडीएस थे और उनकी वाइफ थे और उनके साथ साथ अन्य लोग जो थे उन सभी का वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। अब मान लीजिए कि 1 बजे 1:15 बजे वो दुर्घटना घटी और किसी ने 2 बजे ही वीडियो बना दी और बोल दिया कि नहीं रहे, तो वो जब जानकारी वहां से नहीं आई तो भाई तुम्हारे पास कैसे आ गई? वो वाले फैक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, चलिए क्लास अगर अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए जी अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।